नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 16 जुलाई 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। सैटरडे है तो अमाउंट ऑफ जो न्यूज है आज वो थोड़ी कम है। एडिटोरियल में 4 आर्टिकल्स हैं, चारों डिस्कस करूंगा। डेली न्यूज एनालिसिस की कौन कौन सी न्यूज है। तो भैया, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने बैठ के बातचीत की है कि 1960 में जो पेपर सामने रखे गए थे, जो एग्रीमेंट हुआ था, और 2007 में जो पॉइंट्स उठाए गए थे, उसके हिसाब से आसाम और अरुणाचल के बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए। फिर नेक्स्ट न्यूज, मंकी पॉक्स को लेके केरला हाई अलर्ट पे है। जो इंडिविजुअल यूएई से इंडिया के अंदर आया, जिसने बताया कि मंकी पॉक्स इन्फेक्टेड पर्सन से वो एक्सपोजर में आया था, उसके साथ जितने भी लोग इंडिया के अंदर एक्सपोजर में आए, इंक्लूडिंग वो लोग जो उसको हॉस्पिटल लेके गए ऑटो वाला, वो लोग जो उसको कैब से एयरपोर्ट से लेके घर आया, वो लोग जो कि प्लेन में उसके अगल बगल बैठे थे, इन सबको यहाँ पे आइसोलेट किया गया। एक स्कूल गर्ल को गैंगरेप किया गया है कार के अंदर। इस प्रकार की अनफॉर्चुनेट न्यूज आज की डेट में भी इंडिया में सुनने को मिलती हैं। थोड़ा दुख होता है, इस पर्टिकुलर न्यूज को भी देखेंगे। फिर नए मेंबर्स को जोड़ के शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट को काउंटर करने का एक ग्रुपिंग बना रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इंडिया को फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करने दीजिए ओवरऑल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए और नीडी नेशंस के लिए, ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने बाली में बोला है जब G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी। और गोटाबाया राजपक्सा प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ चुके हैं। रानिल विक्रमसिंघे अभी के लिए प्रेसिडेंट बने हैं श्रीलंका के संविधान के हिसाब से। हालांकि ये इंटरिम प्रेसिडेंट है, नए प्रेसिडेंट का चुनाव अभी होगा। फिर भाई, यूक्रेन वॉर को लेके एक एडिटोरियल आर्टिकल है। ठीक है, करंट ये जो फिजिकल डेफिसिट ले हो रही है, इसको लेके एक आर्टिकल है। मंकी पॉक्स के विजिलेंस को लेके एक आर्टिकल है। और हेट स्पीच मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क, बेसिकली कौन ये गोंजाल्वेस साहब हैं, इन्होंने ये कॉन्ट्रैड गोंजाल्वेस साहब शायद इनका नाम है। और ओवरऑल इनका ये बोलना है कि बेसिकली बिल्कुल ही एंटी बीजेपी और एंटी सरकार आर्टिकल है ये। इसके बारे में हल्के फुल्के पॉइंट्स देख लेंगे। द हिंदू में तो आती रहती है एंटी गवर्नमेंट न्यूज, तो थोड़ा बहुत इनका पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो इतनी न्यूज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपको लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ, उसके साथ साथ लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप पे आपके साथ जोड़ने की टेलीग्राम पे मिलेगी, इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। ज्वाइन और सुपर थैंक्स का ऑप्शन अगर आप दबा सके, मैं हमेशा ही बोलता हूं तो जरूर दबाइए। चलिए, वर्ड ऑफ द डे, कैरिज्मा। क्या मतलब होता है इसका? अ पावरफुल पर्सनल क्वालिटी दैट सम पीपल हैव टू अट्रैक्ट एंड इन्फ्लुएंस अदर पीपल। बेसिकली कैरिज्मा है भाई। करिश्मा ओवरऑल आपकी बातें बोल के लोग एकदम, जैसे मोदी जी कभी कभी भाषण देते हैं, एकदम करिश्मा से छा जाता है। खैर, बहुत सारे लोग मोदी जी के अगेंस्ट भी हैं, तो इसको एज इट इज मत लीजिएगा। मतलब बेसिकली एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि अगर कोई कुछ बोले तो लोग उसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो, उसकी पर्सनल क्वालिटी से इन्फ्लुएंस हो, उसकी बातों को माने, उसको फॉलो करने लगे। इसको आप बोलते हो कैरिज्मा। लीडर्स के अंदर ये करिश्मा जरूर होना चाहिए। ठीक है भाई। चलिए, पहली न्यूज, आसाम अरुणाचल सीएम एग्री टू रीअलाइन बॉर्डर बेस्ड ऑन 1960 पेपर्स। अभी क्या है कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे कुछ 123 विलेजेस ऐसे हैं जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। आसाम बोलता है ये हमारे, अरुणाचल बोलता है ये हमारे, कुछ में बंटवारा करना पड़ेगा। तो भैया, 1969 में 29 टोपो शीट्स एक हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा कंसीडर की गई थी। अब आप बोलोगे सर ये टोपो शीट क्या होता है? तो टोपो शीट डिटेल्ड मैप्स होते हैं। एक ऐसा मैप जिसमें ओवरऑल पूरी की पूरी जियोलॉजी दिख रही है, कहां पे नदियां हैं, कहां पे मैदान है। तो ओवरऑल इन टोपो शीट्स, मतलब हाईली आप कह लो मैग्नीफाइड जो मैप्स होते हैं जिसमें सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स दिख रहे होते हैं, उनको आप टोपो शीट बोल सकते हो। ओके, ज्योग्राफिकल डिवीजंस, कौन सा इलाका किस स्टेट के कौन से किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये सब इन टोपो शीट्स पे दिखता है। तो बेसिकली 29 टोपो शीट के आधार पर 1960 में एक हाई पावर्ड कमेटी ने कुछ बाउंड्री लाइन डिवाइस की थी। उसी के बेसिस पे, इन्हीं टोपो शीट्स के आधार पर, इसी 1960 के एग्रीमेंट के बेसिस पे अरुणाचल प्रदेश और आसाम की बाउंड्री के डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए। और इसके लिए आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने फ्राइडे को साइन किया नामसाई डिक्लेरेशन। इस नामसाई डिक्लेरेशन के थ्रू इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट को कम करने की कोशिश की जा रही इन 123 विलेजेस में। इसके साथ साथ जो इन विलेजेस के इश्यूज थे, जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक लोकल कमीशन के सामने रखे गए थे 2007 में, उन इश्यूज को भी यहां पे टेकअप किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के साउदर्न इलाके में नामसाई डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है नामसाई, और यही नामसाई डिक्लेरेशन यहां पे साइन हुआ। तो याद रखिएगा, नामसाई डिक्लेरेशन है क्या। तो बेसिकली हाई पावर ट्राइपार्टाइट कमेटी जो कि 1960 में बनी थी, इसकी 29 टोपो शीट्स के हिसाब से यहां पे डिस्कशन होगा। मेरे ये एनोटेशन में भी प्रॉब्लम आ रही, रीजन बीइंग कि जो मेरे डिजिटल पेन की जो
कॉर्ड है, जो केबल है, वो शायद मैं अपने कार में भूल गया हूं और कार मैंने अभी के लिए सर्विसिंग के लिए दे रखी है। तो आज शाम तक की प्रॉब्लम है, कल ओवरऑल ये सॉल्व हो जाएगी, इसलिए ठीक से एनोटेशन नहीं हो पा रहा, तो प्लीज बेयर विद मी। तो आज की डेट में जो प्रेजेंट डे अरुणाचल प्रदेश है, ये कब स्टेट बना? फरवरी 1987 में। उससे पहले ये हुआ करता था नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक्ट। उसके बाद ये नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी बन गया। ठीक है, 1954 में पूरी तरीके से केंद्र की सरकार के कंट्रोल में आ गया। तो बेसिकली आसाम और अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा? 12 वेरिफिकेशन कमिटीज बनाई जाएंगी। ये जो 12 वेरिफिकेशन कमेटी है, ये उसी हिसाब से काम करेंगी जिस हिसाब से हमने आसाम मेघालय के बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया। आपको पता होना चाहिए, आसाम और मेघालय के बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए 12 डिस्प्यूटेड इलाके थे। इन 12 डिस्प्यूटेड इलाकों में 6 डिस्प्यूटेड इलाके को सॉर्ट आउट कर दिया गया है, 6 बाकी हैं। हालांकि 6 डिस्प्यूटेड इलाके जिनको सॉर्ट आउट किया गया है, वहां पे भी लोकल लेवल पे डिस्टर्बेंस देखने को मिली है। रिसेंटली एक डिस्ट्रिक्ट है, एक गांव है, जहां पे कुछ लोगों को, जो कि ओवरऑल आसाम के साथ जाने को तैयार थे, उनको मेघालय ने भगा दिया उनके गांव से। बाद में जैसे तैसे करके उनको रिलोकेट किया गया। वो गांव कौन सा था, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी जहां पे ये ओवरऑल डिस्टर्बेंस हुआ था, ये मुझे नीचे बताइए। तो अभी भी ये जो आसाम मेघालय का डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ है, कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स में डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। जो रीसेंट डिस्टर्बेंस मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस की थी, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना ध्यान से करंट अफेयर्स की न्यूज सुनते हैं। तो जिस प्रकार से आसाम मेघालय का बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व किया गया, उसी प्रकार से 12 रीजनल कमिटीज बना के इन 123 विलेजेस में, जो कि जो कि अरुणाचल और आसाम के बॉर्डर पे आती है, यहां पे भी चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव चेक किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस चेक किया जाएगा, लोगों की विल को चेक किया जाएगा, और फिर इंटर स्टेट बाउंड्री को डिसाइड किया जाएगा। देखिए, 33 बॉर्डर विलेजेस तो ऐसा बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के पास जाएंगे, लगभग 3 विलेजेस आसाम के पास जाएंगे, और बाकी शायद डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे दोनों के बीच में। हालांकि इसके ऊपर अभी डिटेल्ड डिस्कशंस होंगे। इन रीजनल कमिटीज को बोला गया है कि तुम्हारे पास 15 अगस्त तक का टाइम है, 15 अगस्त तक की डेडलाइन है। 15 अगस्त तक जो भी तुम्हारे ओवरऑल सबमिशंस हैं, वो हमारे सामने सबमिट करिए। तो लेट्स सी यहां पे क्या निकल के आता है। फिर अगली बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज, स्कूल गर्ल गैंग रेप्ड इनसाइड कार। भाई, वुमेन राइट्स को लेके, वुमेन इंडिपेंडेंस को लेके, वुमेन ऑटोनॉमी को लेके जब भी इस प्रकार की न्यूज निकल के आती है, काफी बुरा लगता है। और यहाँ पे जिसको गैंग रेप हुआ है, वो एक माइनर लड़की है, 16 साल की बच्ची है, 18 साल उसकी उम्र भी नहीं हुई। उसको 3 लोगों के द्वारा मूविंग कार के अंदर गैंग रेप किया गया है, और इसमें से 2 लोग उसके जान पहचान के थे। एक तो उसकी ही लोकेलिटी में रहता था। तो एक कार जो कि दिल्ली के वसंत विहार से शुरू हुई, साउथ वेस्ट से दिल्ली से गुरुग्राम तक, मूविंग कार में इसका रेप हुआ है। 23, 25 और 35 वर्षीय युवक ने यहां पे अरेस्ट किया गया है। 25 साल का इसका जो माइनर का बॉयफ्रेंड था, 16 साल की लड़की का जो 25 साल का बॉयफ्रेंड था, वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। और जो तीनों लोग हैं वो प्राइवेट कैब ड्राइवर्स। ये जो लड़की है 10वीं कक्षा में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस के एनुअल डाटा के हिसाब से 98.7% रेप केसेस में जिसने रेप किया है, वो लड़की की पहचान का था, या तो फैमिली मेंबर था, फ्रेंड था, नेबर था, या रिलेटिव था। अब बात की जाए रेप की पनिशमेंट को लेकर, देखिए यहां पे तो जो इल्जाम लगाया जाएगा इन लोगों के ऊपर, वो पॉक्सो एक्ट में भी लगाया जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफेंसेस। देखिए, क्योंकि भाई बात है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो लड़की है वो 18 साल से कम उम्र की है। लेकिन नॉर्मल का जो रेप की दफा है हमारे इंडियन पिनल कोड में, वो है सेक्शन 376 की। तो सेक्शन 376 के अंदर 7 साल से लेके आपको उम्र कैद, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल सकता है रेप के केसेस में। और अगर आपने 12 साल से कम की बच्ची के साथ बदतमीजी की है, रेप किया है, तो उस केस में आपको कैपिटल पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, मौत की सजा, फांसी भी दी जा सकती है आपको। 2013 में दिल्ली गैंग रेप जो केस हुआ था निर्भया केस के बाद, जो एज ऑफ कंसेंट थी उसको 16 से 18 कर दिया गया। और सबसे खास बात यहां पे यह है कि रेप केवल तभी नहीं माना जाएगा जब पेनिट्रेटिव असॉल्ट हुआ हो। किसी भी प्रकार का पेनिट्रेशन चलेगा। नॉर्मल पेनिट्रेशन जिसको आप सेक्स की डेफिनेशन में लेके आते हो, वो हुआ हो तो ही रेप होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने बदतमीजी की है, किसी भी प्रकार का पेनिट्रेशन किया है थ्रू एनी मींस अदर देन द नॉर्मल पेनिट्रेशन, तो उस केस में भी उसको रेप माना जाएगा। और इसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट सिस्टम भी बनाया गया है सरकार के द्वारा। तो भले हम कितने भी सिस्टम्स बना लें, कितनी भी रेप की डेफिनेशन को स्ट्रेंथन कर लें, इस प्रकार के क्राइम्स हमें लगातार देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, पुलिस के लेवल पे, हर लेवल पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की जरूरत है, तभी हम इस रेप के, आप कह लो, सोशल ईविल से बच पाएंगे। फिर बात करते हैं मंकी पॉक्स की। देखिए, जो पेशेंट इस समय पे मंकी पॉक्स से इन्फेक्ट हुआ है, इंडिया का पहला पेशेंट जीरो ऑफ मंकी पॉक्स, जो कि यूएई से आया था, 35 साल का वर्षी था, केरला की कोलम डिस्ट्रिक्ट का था। ओवरऑल यहां पे आए हुए इसके साथ जो 16 लोग हैं,
इनको आइसोलेट कर दिया गया। अब आप बोलोगे यार 16 लोग आइसोलेट हो गए, तो उसमें से 11 तो वो थे जो प्लेन में इसके बगल में बैठे थे। जी हाँ, क्या हुआ कि ये जो फ्लाइट आई थी, ये फ्लाइट आई आपकी दुबई से केरला के अंदर। अब इसके अगल बगल जो भी 11 लोग बैठे रहे थे, उसको सबको आइसोलेट यहां पे कर दिया गया। अब ये 11 लोग तिरुवनंतपुरम, कोलम, पथानमथिट्टा, पूजा, कोटायम डिस्ट्रिक्ट के थे। ये बेचारे बेकार में लपेटे में आगे सोच रहे होंगे किसके बगल में बैठ गए। इनको 21 दिन के सर्विलेंस पे रख दिया गया है। हर दिन में 2 बार हेल्थ ऑफिसर्स जाके ओवरऑल इनकी हेल्थ का ट्रैक करते हैं, देखना चाह रहे हैं कि इनको कोई सिम्टम वगैरह तो नहीं आ रहे। मंकी पॉक्स 65 कंट्रीज से रिपोर्ट हो चुका है। इंडिया के अंदर भी मंकी पॉक्स पहुंच चुका है। स्टेट के सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को विजिल पे रहने के लिए बोला गया है। ये जो इंडिविजुअल था, ये 12 जुलाई को शाम को 5 बजे शारजा तिरुवनंतपुरम की इंडिगो फ्लाइट से आया था। सीट नंबर 30C पे बैठा था। उस फ्लाइट में 164 पैसेंजर थे, 6 कैबिन क्रू थे। ओवरऑल जो भी लोग इसके पास थे, उन सबको यहाँ पे किसमें डाल दिया गया है, आइसोलेशन में डाल दिया गया। ठीक है, तो 11 हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो कि इसके बगल में बैठे हुए थे। फिर इसके माता पिता, इस इंडिविजुअल के, वो टैक्सी ड्राइवर जो इसको एयरपोर्ट से घर तक लेके आया, वो ऑटो ड्राइवर जो इसको हॉस्पिटल तक लेके गया, और कोलम के प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने इसको देखा, इन सब को यहाँ पे आइसोलेट किया गया है। इनको चेक किया जा रहा है समय समय पे कि कहीं इनको भी तो नहीं हो गया मंकी पॉक्स। तो ये सब तो अंदर ही अंदर गालियां दे रहे होंगे इस इंसान को कि यार कहाँ फंस गए। बट ऑब्वियस ही बात है, ये जो बीमारी है ये इंडिया में फैलने ना पाए, तो भाई ध्यान रखिए। ओवरऑल ये जो मंकी पॉक्स फैल रहा है, मैन विच हैव सेक्स विद अदर मैन, तो एमएसएम के थ्रू भी ये फैल रहा है। ओके, उसके साथ साथ देखिए जनरल सेक्स के थ्रू भी ये फैल सकता है, ऐसे बहुत से एक्सपर्ट्स का बोलना। अभी मंकी पॉक्स के रिस्पेक्ट में आज के एडिटोरियल में भी एक आर्टिकल है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो भाई देखिए, ये बीमारी खतरनाक तरीके से फैल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि म्यूटेट करके इस मंकी पॉक्स वायरस का एक नया वर्जन यहाँ पे आ गया जो ज्यादा तेजी से म्यूटेट कर रहा है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ, ठीक है ना, सैनिटेशन पे ध्यान रखिए। दूसरों के कपड़े, दूसरों की बेडशीट वगैरह, इन सब चीजों को यूज ना करें जितना हो सके। ओवरऑल जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सैनिटाइज मीट प्रोडक्ट्स खाएं। हालांकि वैसे तो मंकी वगैरह खाने से, इन्फेक्टेड जानवरों को खाने से ये फैलता है, और इंडिया में ज्यादा मंकी या बड़े हाई लेवल के मीट खाए नहीं जाते, ज्यादातर लोग चिकन, मटन या फिश ही खाते हैं। बट फिर भी ओवरऑल अपनी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में हाइजीन बरतें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी कोविड से परेशान है और मंकी पॉक्स अलग टेंशन दे रहा है। फिर नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस ग्रुपिंग विद न्यू मेंबर्स, एससीओ लुक्स टू काउंटर वेस्ट। क्या बताया जा रहा है भाई, चाइना और रशिया शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप को बढ़ा के वेस्ट के अगेंस्ट एक बड़ा ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। तो ईरान और बेलारस मोस्ट प्रॉब्ली शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अगले मेंबर्स होंगे। ओके, तो प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रेसिडेंट पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग समरकंद उज्बेकिस्तान सितंबर में जो समिट होने वाली, उसमें बैठ के बातचीत करेंगे कि अगले कौन से मेंबर आने वाले हैं एससीओ के अंदर। अभी एससीओ के सेक्रेटरी जनरल है जांग मियांग, ये एक वेटरन चाइनीज डिप्लोमेट है। इन्होंने बोला है कि उज्बेकिस्तान के अंदर हो सकता है मोदी जी की मुलाकात जी जिनपिंग से भी हो। 2019 के बाद ये पहली मुलाकात होगी, अगर होती है तो अभी कह नहीं सकते। एससीओ के फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, चाइना, रशिया और 4 सेंट्रल एशियन स्टेट्स, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान। उसके बाद 2017 में इंडिया पाकिस्तान ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया। लास्ट ईयर की समिट में ईरान ने बोला है कि हम इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, और एससीओ मेंबर्स ने बोला हाँ भाई ज्वाइन कर लो। बेलारस भी ओवरऑल यहाँ पे ज्वाइन करने के प्रोसेस में। पाकिस्तान भी अब तक यहाँ पे ज्वाइन कर जाता, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इंडिया का बड़ा स्ट्रांग अपोजिशन है, तो इस समय पे रशिया, चाइना के लिए मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान को एससीओ के अंदर ज्वाइन करवा पाना। जो एससीओ के सेक्रेटरी जनरल है जांग मिंग, ये इनडायरेक्टली बोल चुके हैं कि हम ओवरऑल ये नोशन नहीं प्रमोट कर सकते कि अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरी सिक्योरिटी को खतरे में डाल दो। ये नाटो के रिस्पेक्ट में बोला है जांग मिंग ने। बेसिकली यहां पे नाटो एक्सपेंड करता जा रहा था, रशिया को गुस्सा है, रशिया ने अटैक कर दिया। तो चाइना और जो भी चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि एससीओ का सेक्रेटरी जनरल जांग मिंग, इसका ये बोलना है कि नाटो के एक्सपेंशन की वजह से ही ये रशियन वॉर हो रहा है, यूक्रेनियन वॉर हो रहा है। इसके साथ साथ स्मॉल सर्कल्स भी नहीं बनने चाहिए, ऐसा जांगमिंग का बोलना। बेसिकली जो स्मॉल सर्कल नाम का शब्द है, ये क्वाड के लिए इस्तेमाल किया किसने, चाइना ने। तो बेसिकली इंडिया की पोजीशन यहां पे बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाती है, क्योंकि इंडिया को बहुत हद तक प्रो वेस्ट समझा जाता है, और एससीओ ग्रुपिंग को चाइना, रशिया इस प्रकार से इवॉल्व कर रहे हैं कि ये एंटी वेस्ट हो जाए, और इंडिया प्रो वेस्ट होने के बावजूद एससीओ का मेंबर है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस ग्लोबल स्केल पे क्या है। ना ही चाइना, रशिया जैसी कंट्रीज इंडिया को इग्नोर कर सकती हैं, ना ही वेस्ट इंडिया को इग्नोर कर सकता, और दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू एसर्ट इट्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और जियोपॉलिटिक्स में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के रिस्पेक्ट में। फिर अगला, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी इस समय पे बाली में है।
और बाली में ये ओवरऑल एक मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये मीटिंग कौन सी है? तो G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है, उस मीटिंग में यहां पे निर्मला सीतारमन जी, ये कह सकते हैं आप, पार्टिसिपेट कर रही है। अब ओवरऑल ये G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नर्स की मीटिंग में एक सेमिनार हो रहा था जिसका नाम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर टैकलिंग फूड इनसिक्योरिटी। इस पर्टिकुलर सेमिनार में निर्मला सीतारमन जी ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि भाई इंडिया को आप फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करने की परमिशन दीजिए, खासकर वो फूड ग्रेन्स जो कि इंडिया पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के चलते मेंटेन करता है। आप समझिए, मैं आपको एक बेसिक डिटेल बताता हूं, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं। आपको पता है हमारे यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मैकेनिज्म चलता है। जब फार्मर्स अपना गेहूं चावल बेच नहीं पाते मार्केट में कम दामों के चलते, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ दान पे सरकार उनसे ये गेहूं चावल खरीदती है, ठीक है भाई, ताकि फार्मर्स सस्टेनेबल बने रहे। वैसे हमारे यहाँ पे फार्मर सुसाइड ज्यादा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत स्ट्रेस है। तो एमएसपी का जो मैकेनिज्म है, इसको डायरेक्ट सब्सिडी के रिस्पेक्ट में गिना जाता है। वैसे सब्सिडीज यूएस की सरकार भी बहुत देती है, बट यूएस की सरकार क्या करती है कि अपने फार्मर्स को लमसम अमाउंट ऑफ पैसा दे देती है, ठीक है ना, $1 लाख दे दिया। अब उसमें फार्मर सीड खरीद रहा है कि फर्टिलाइजर खरीद रहा है कि इरिगेशन के लिए पानी लेके आ रहा है, इससे यूएस की सरकार को मतलब नहीं। पर इंडिया के अंदर जो सब्सिडीज हैं वो बटी हुई हैं। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी अलग है, ठीक है ना, फर्टिलाइजर सब्सिडी अलग है, एमएसपी के थ्रू जो सब्सिडी है प्रोक्योरमेंट हुआ वो अलग है। तो ये जो अलग अलग वाली सब्सिडीज हैं, इनको डब्ल्यूटीओ की डेवलप्ड कंट्रीज अटैक कहती हैं कि गलत है, डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के अलग है। इसलिए चूंकि तुम सब्सिडी दे रहे हो अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर, तुम अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इंडिया के ऊपर लंबे समय से रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, इसलिए इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उस हद तक इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच नहीं पाते। लेकिन जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस आई, दुनिया भर में वीट की कमी हो गई, तब इंडिया को बोल दिया हाँ तुम अपना वीट एक्सपोर्ट कर लो। समझ गए बात को? मतलब कि आप समझिए, हाइपोक्रेसी देखिए, जब तक ओवरऑल बाकी कंट्रीज से वीट की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी, तब तक इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा, फिर वीट के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। इंडिया बोल रहा है कि हमें हमारी नेसेसिटी के हिसाब से, हमारी जरूरत के हिसाब से हमें प्रोडक्ट्स रखने दो, जितने भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने दो। खासकर उन कंट्रीज को तो एक्सपोर्ट करने दो जहां पे फूड क्राइसिस है, जैसे यमन हो गया, सीरिया हो गया, अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज हो गई जहां पे फूड क्राइसिस चल रही है। तो भाई हमारे ऊपर जो हम पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के चलते सामान खरीद रहे हैं, अपने फार्मर से ग्रेन्स खरीद रहे हैं, उनके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शंस मत लगाइए। अगर आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे तो हम ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी को बहुत हद तक एड्रेस कर सकते हैं, ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बाली में बोला है। अब वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, डब्ल्यूटीओ, जो कि इंडिया को प्रेशराइज कर रही हैं, वो इनकी बात सुनेंगी नहीं सुनेंगी, देखिए इसकी कोई गारंटी है नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बोला कि उरुग्वे राउंड्स के समय से इंडिया के ऊपर जो फूड ग्रेन एक्सपोर्ट्स हैं, इनके ऊपर थोड़ा बैन, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया सब्सिडाइज्ड एमएसपी रेट पे इन फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करता है, लेकिन वो तो हमें करना पड़ेगा ना। अब हम अपने फार्मर्स को मरने के लिए तो छोड़ नहीं सकते। तो बेसिकली इंडिया का ये बोलना है कि हम फूड सिक्योरिटी हंगर को बहुत हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं पूरी दुनिया में, अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार के उल्टे सीधे रिस्ट्रिक्शन ना लगाए जाए। लेकिन रिस्ट्रिक्शन अभी लगे हुए हैं। अब इस बीच में ओवरऑल देखिए, 70 से 80 कंट्रीज का एक ग्रुप आया जिसको लीड कर रहा है सिंगापुर। इस ग्रुप का ये बोलना है कि भाई एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, अगर वो एक्सपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए हो रहा है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को लोकल लेवल पे क्रॉप प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, खासकर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। तो ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाला जो एलिमेंट है, इसको सपोर्ट करने के लिए दुनिया भर की कंट्रीज अपने फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करें। इंडिया भी एक्सपोर्ट कर रहा था। तो 70 से 80 कंट्रीज डब्ल्यूटीओ की क्या बोल रही हैं कि भाई देखिए, आप एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस मत लगाइए। मतलब इंडिया ने रिसेंटली व्हीट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ना, तो इन कंट्रीज का बोलना है कि दुनिया भर की कंट्रीज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए जो भी क्रॉप्स आ रहे हैं, ग्रेन्स आ रहे हैं, उसके ऊपर एक्सपोर्ट बैन मत लगाओ। इंडिया जैसी कंट्रीज बोलेंगे अरे पागल हो क्या, अरे भाई तुम्हें एक्सपोर्ट करने के चक्कर में हमारे देश में व्हीट की कमी हो गई, हमारे लोग भूखे मरने लगे, तो हम कहां जाएंगे? फिर क्या तुमसे वही व्हीट इंपोर्ट करेंगे जो हमने तुमको एक्सपोर्ट किया था? समझ रहे हो ना? मतलब ओवरऑल 70 से 80 कंट्रीज ये बोल रही हैं कि दुनिया भर में फूड इनसिक्योरिटी है, तो अलग अलग कंट्रीज एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस मत लगाएं। बट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस तो लगेंगे ना, एक कंट्री खुद भूखे तो मरने लगेगी नहीं। अगर डोमेस्टिक जरूरत है तो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, और इंडिया भी लगाएगा, बाकी कंट्रीज भी लगाएंगी, सब कंट्रीज अपने सोवरेन हिसाब से काम करेंगी। तो इसी कंटेक्स्ट पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने मौके पे चौका मारा। फाइनेंस मिनिस्ट्री जी ने बोला कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, हमें अपने हिसाब से जो हमारा एक्सेस फूड ग्रेन है उसको एक्सपोर्ट करने दो। तो उससे हम बहुत हद तक ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तुम हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब तुम हमसे वीट मंगाओगे, जब नई जरूरत पड़ेगी तो बोलोगे नहीं एक्सपोर्ट मत करो, तो इससे हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे।
ओवरऑल अगर ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिए जाएं तो सच में इंडिया बहुत हद तक ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी को रिजॉल्व कर सकता है, एक लंबी प्लानिंग लेके चल सकता है। लेकिन जब वॉर आ जाता है तब ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि इंडिया वाले फूड एक्सपोर्ट करें ग्रेन्स, और तब तक हमारे पास उतने फूड ग्रेन्स होते नहीं है। अगर हमें पहले से पता हो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं फूड ग्रेन्स तो हम ज्यादा उगाएं भी। तो ये चीज को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है निर्मला सीतारमन जी ने। ठीक है, फिर सीतारमन जी ने इंडिया के एक्सपीरियंस के बारे में बताया, कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिया के अंदर बढ़ रहा है, कैसे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम ने इंडिया के अंदर परफॉर्म किया है। फिर 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है। इंडिया एक मेजर मिलेट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ मिलेट्स इंडिया एड्रेस कर सकता है। तो इन सब चीजों के ऊपर अगर एक्सपोर्ट बैन, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस इंडिया के ऊपर नहीं लगाई जाएंगी, दिस विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडियन फार्मर्स एंड द वर्ल्ड, और स्पेसिफिकली फॉर इंडियन गवर्नमेंट। चलिए अगला, गोटाबाया राजपक्सा अपनी कुर्सी छोड़ चुके हैं, रानिल विक्रमसिंघे बैठ चुके हैं। फाइनली यहाँ पे गोटाबाया राजपक्सा ने कुर्सी छोड़ दी। आसानी से कुर्सी छोड़ नहीं रहा था बंदा, इसको दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के भगाएगा तब इसने कुर्सी छोड़ी। मतलब एक इंसान किस हद तक कुर्सी के लिए लालायत हो सकता है, उसके देश के लोग उसके अगेंस्ट एजिटेशन कर रहे हैं, उसको भगा रहे हैं, तब भी भाई कुर्सी नहीं छोड़ रहा बंदा। अब बड़ी मुश्किल से कुर्सी यहाँ पे छोड़ी है। पार्लियामेंट्री स्पीकर ने अनाउंस किया है कि हाँ भाई, जो गोटाबाया राजपक्सा हैं ये प्रेसिडेंट की कुर्सी से रिजाइन कर चुके हैं। अभी के लिए श्रीलंका के संविधान के हिसाब से रानिल विक्रमसिंघे प्रेसिडेंट बन गए। अब मैं आपको बता दूं, रानिल विक्रमसिंघे 50 साल से पॉलिटिक्स में है श्रीलंका की, और लंबे समय से प्रेसिडेंट बनना चाह रहे थे। अब फाइनली आके प्रेसिडेंट बने। लेकिन अब इनके प्रेसिडेंट बनने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये नाम के प्रेसिडेंट हैं। श्रीलंका के लोग इनसे बहुत हद तक चिढ़े हुए हैं। श्रीलंका के लोग नहीं चाहते कि जो रानिल विक्रमसिंघे हैं ये प्रेसिडेंट रहे। जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तब तो इनका घर फूक दिया श्रीलंका के लोगों ने। तो रानिल विक्रमसिंघे भले ही अभी के लिए प्रेसिडेंट बन गए, अब लंबे समय तक प्रेसिडेंट की कुर्सी पर टिक नहीं पाएंगे। यहां पे श्रीलंका में एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जिसको लोग एक्सेप्ट करें, जिसको लोग एक्सेप्टेबिलिटी दें, जिसकी लोग इज्जत करें। अगर आपके प्रेसिडेंट लीडर का लोग ही इज्जत नहीं कर रहे हैं, उसका लीडर होने का मतलब क्या है? इंडिया के अंदर मोदी जी की बात करो आप, बहुत सारे लोग मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, एंटी मोदी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो प्रो मोदी है। तो एक लीडर किसी भी देश में लीडर तब तक रह सकता है जब तक लोग उसकी इज्जत करें। अगर लोग उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, उसका प्रेसिडेंट रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है भाई। और विक्रम सिंघे का तो पॉलिटिकल क्लेम वैसे भी यहां पे कमजोर है, क्योंकि जो इनकी यूनाइटेड नेशनल पार्टी उसके ये अकेले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्रीलंका के लेजिस्लेचर की। अभी भी राजापाक्सा की रूलिंग सरकार है। बेटर तो यही रहेगा कि री इलेक्शन हो जाए, हालांकि अभी तो री इलेक्शन की बात की नहीं है। हालांकि रानिल विक्रम सिंह ने एक बार ये बोली कि 19th अमेंडमेंट ये वापस लेके आएंगे। 19th अमेंडमेंट को राजापाक्सा ने हटा के 20वां अमेंडमेंट ले आए थे। 19th अमेंडमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट की ताकत कम कर दी गई थी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, हालांकि वो सब हटा दिए गए 20वें अमेंडमेंट से। हालांकि वो 19th अमेंडमेंट फिर लेके आया जाएगा। मतलब जो भी प्रोग्रेसिव चीज होती है ना श्रीलंकन पॉलिटिक्स को, उसको राजापाक्सा ने हटा दिया, अब वो फिर से लाने की बात की जा रही है। मतलब पास्ट में श्रीलंका ने जो भी मेहनत से, जो भी रेवोल्यूशन से कुछ अच्छा अचीव किया, उस अच्छे को राजापाक्सा ने फिर से अंडू कर दिया। अब वो फिर से अच्छा करने की बात की जा रही है। मतलब ओवरऑल पिछले 15 20 25 साल की जो भी पॉलिटिकल प्रोग्रेस है उसको श्रीलंका न्यूट्रलाइज कर चुका है। अब लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है आगे। चलिए एडिटोरियल डिस्कशन पे आ जाते हैं। एडिटोरियल को शुरू करने से पहले दोस्तों, वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन ना दबाए हो तो जरूर दबा दीजिए। बेसिकली इस आर्टिकल की शुरुआत जो ऑथर है ना, वो यूरोप की मेंटेलिटी से कह रहा है। ऑथर ये बोल रहा है कि यूरोप की कंट्रीज को जो थी ना, ऐसा लगता था कि ये दुनिया के सेंटर है, और एक समय पे थे भी दोस्तों। इंग्लैंड को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, ये सब दुनिया के सेंटर हुआ करते थे, कॉलोनियल पावर्स हुआ करते थे। स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इन सब लोगों ने तो कोलोनाइजेशन की शुरुआत की। तो शुरुआत में तो नो डाउट जो यूरोप था वो ओवरऑल सुपर पावर सेंटर हुआ करता था। इंग्लैंड का तो राज चलता था, और इंग्लैंड तो यूरोप में ही आता है, समझ गए बात को। लेकिन धीरे धीरे जो यूरोप की पहचान थी, जो पावर थी, वो कम होना शुरू हुई। शुरू शुरू में वर्ल्ड ऑर्डर में, पॉलिटिक्स में, कल्चर में यूरोप की धाक चलती थी। फिर भाई यूनाइटेड स्टेट्स का उदय हुआ और यूरोप की ताकत थोड़ी कम हुई। यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड की सोल सुपर पावर उभर के आया और यूरोपियन स्टेट्स की ताकत को उसने कम किया। तो यूरोप की जो इन्फ्लुएंस था ना पूरी दुनिया को अफेक्ट करने में, उसको रिप्लेस किया किसने? यूएस ने। तो आज की डेट में अगर आप देखो तो यूरो सेंट्रिक तो चीजें रह नहीं गई हैं। यूरोप से ज्यादा इंपॉर्टेंस यूएस की, और उसके अलावा भी आप कह लो रीजनल पावर सेंटर्स उठ रहे हैं भाई। चाइना, इंडिया, आप कह लीजिए साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये कंट्रीज कौन कम ताकतवर है? बहुत ताकतवर है। तो अकेले आज की डेट में यूरोप ताकतवर रह गया है ऐसा सही नहीं है। बट इन यूरोपियन कंट्रीज को लगता है कि जो इनके हिसाब से हो रहा है, जो इनके बैकयार्ड में हो रहा है, उसके हिसाब से दुनिया चलेगी। बाकी दुनिया ओवरऑल में क्या हो रहा है इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, यूरोप का ऐसा आज की डेट में एक माइंडसेट बन गया। हैप्पीमैन जैकब साहब ने यहाँ पे एक्चुअली में
यूरोप के माइंडसेट को पॉइंट आउट किया और बहुत सही आर्टिकल है ये। क्या हुआ, जब यूरोप में वॉर हुआ, अभी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। अब यूक्रेन भले ही यूरोपियन यूनियन में ना आता हो, बट इट इज वेरी मच नियर टू यूरोप, ठीक है ना, यूरोप से बिल्कुल सटा हुआ है। और ओवरऑल ये वॉर वगैरह ना होता तो मोस्ट प्रॉब्ली यूक्रेन नाटो का मेंबर ही बन जाता है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाता है, और हो सकता है अब भी बन जाए। यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो बनेगा ही यूक्रेन, नाटो का मेंबर भी बन सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रशिया मैक्सिमम जितना कर सकता था वो उसने कर दिया। तो ओवरऑल अब बाकी यूएस वगैरह नाटो का मेंबर बना ले यूक्रेन को, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ये। तो आप समझते हैं ये जो रशिया ने अटैक किया है ना यूक्रेन पे, इससे यूरोप का पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हिल के रह गया। आज की डेट में भी ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी लैंडस्केप, ट्रांस अटलांटिक क्यों बोला जा रहा है, बीच में अटलांटिक है, उसके ईस्ट में यूरोप है, वेस्ट में यूएस है। तो जो पूरा का पूरा ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट है उसमें यूएस डोमिनेंट है। बट उसके बावजूद अगर आप देखो तो ये जो रशियन अटैक था ना, इसने यूरोपियन सिक्योरिटी को हिला के रख दिया। और खास बात यह कि अभी तो जोसेफ बाइडेन है जो कि बहुत हद तक यूरोप के अंदर मिलिट्री वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आ जाता है व्हाइट हाउस में 2024 में, तब भाई प्रॉब्लम हो सकती है फिर से। किसको? इन यूरोपियंस को। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उस लेवल पे यूरोप के अंदर इंगेज करेगा, यूरोप के वॉर्स में मदद करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स इराक और अफगानिस्तान में लंबे समय से जंग लड़ रहा है, और अच्छा खासा इनका पैसा, इनके रिसोर्सेज, इनके जो सोल्जर्स हैं वो इसमें मर चुके हैं। तो किस हद तक यूएस अब यूरोप की सिक्योरिटी में आगे आने वाले समय में इन्वेस्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि जो बाइडेन के बाद प्रेसिडेंट की कुर्सी पर कौन बैठता है। तो यूरोप में अब मूड बदल रहा है। यूरोप अब क्या कर रहा है, पैसिफिज्म की तरफ से मिलिट्रिज्म की तरफ जा रहा है। यूरोप में जो अलग अलग कंट्रीज है ना, वो अपने डिफेंस में अब ज्यादा पैसा खत्म करेंगे। जर्मनी में अगर बात की जाए तो जर्मनी के जो पार्लियामेंटेरियंस है, जर्नलिस्ट हैं, मेंबर्स हैं, इनको पहले क्या लगता था कि रशिया के साथ ट्रेड करके हम रशिया को पैसिफाई कर लेंगे। रशिया से जितना ज्यादा ट्रेड होगा, रशिया की जितनी ज्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंस होगी यूरोप के ऊपर, रशिया उतना कम एग्रेसिव होगा। लेकिन ये नोशन यूक्रेन वॉर के बाद टूट चुका है। अब रशिया को, अब सॉरी, यूरोप को ये लग रहा है, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज खासकर जर्मनी को ये लग रहा है कि एग्जिस्टेंशियल इनसिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है यहां पे। समझ के बात को? और अब यूरोप नाटो के साथ और ज्यादा जुड़ रहा है। अब यूरोप में जो जर्मनी जैसी कंट्रीज हैं, ये अपने सिक्योरिटी, अपने डिफेंस के ऊपर बहुत सारा पैसा एलोकेट करने की बात कर रही है। और ये जो रशियन वॉर है ना, इसको पुतिन वॉर कहा जाता है। बेसिकली रशिया को और व्लादिमीर पुतिन को अलग तरीके से देखती हैं यूरोपियन कंट्रीज। बट आगे आने वाले समय में पुतिन के अपोजिट आइडियोलॉजी का कोई लीडर आएगा रशिया में, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी के लिए अगर आप देखो तो जर्मनी अब तक 50 बिलियन यूरो का डिफेंस पे एक्सपेंडिचर कर रहा था। अब जर्मनी का यह बोलना है कि हम 50 बिलियन से 100 बिलियन यूरो, मतलब 150 बिलियन यूरोस प्रति साल यहां पे इन्वेस्ट करने के चक्कर में घूम रहा है जर्मनी अपने डिफेंस के ऊपर। क्योंकि जर्मनी को यह लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर ये रशियन एग्रेशन नहीं रुका तो हमें हथियार उठाना पड़ेंगे, बिना हथियार उठाए कुछ नहीं होगा। तो नाटो को और स्ट्रांग करना, अपने डिफेंसेस को और स्ट्रांग करना। इनफैक्ट ये जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है ना, ये एक स्लंबर से जाग गई है। जर्मन पार्लियामेंट में रिसेंटली जो जर्मन चांसलर है ओलाफ सोल्स, उन्होंने 24 फरवरी का ये जो इन्वेजन है यूक्रेन के ऊपर, इसको जीटन वेंडे बोला, रेवोल्यूशन बोला। पोस्ट वार यूरोप में मतलब एक प्रकार का रेवोल्यूशन आ गया है, यूरोप की सिक्योरिटी खतरे में है। तो वो कंट्री जर्मनी, जो कि 1.3% अपने जीडीपी का खत्म कर रही थी डिफेंस पे, अब वो 2% से ज्यादा खत्म करेगी अपनी जीडीपी का डिफेंस पे। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया इस यूरोप को? देखिए, यूरोप की पूरी की पूरी आइडियोलॉजी बदल रही है। यूरोप बोल रहा है कि हम डेमोक्रेटिक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में भरोसा नहीं रखते हैं। मतलब यूरोप को यूनाइटेड नेशन से कोई उम्मीद नहीं है, ना ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई उम्मीद है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना और रशिया के पास परमानेंट मेंबरशिप है, उनके पास वीटो पावर है। तो तुम क्या कर लोगे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो चाइना और रशिया कुछ करने नहीं देंगे। तो यूरोप अब यूनाइटेड नेशंस के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा, उसको केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भरोसा है, और वो है नाटो। और सबसे खास बात यह है कि यूरोपियन माइंडसेट से ऐसा लग रहा है कि ये मल्टीलैटरलिज्म से यूरोपियनिज्म की तरफ जा रहे हैं। मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज का आपस में एक दूसरे के साथ एंगेज करना। यूरोपियनिज्म मतलब यूरोप को एक ग्रुप की तरह देखना, यूरोप को अपने रीजन की तरह देखना, और ओवरऑल इसकी मिलिट्री पावर को बढ़ाना, इसकी सिक्योरिटी को बढ़ाना। और ये खतरनाक चीज है। अगर आप मल्टीलैटरलिज्म से अलग होंगे तो चीजें आगे आने वाले समय में प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगी। अब यूरोपियन यूनियन बहुत सारी चीजों में अपना सिक्का चलाना चाहता है। जैसे यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल सर्विसेज एक्ट निकाला, डिजिटल एसेट्स एक्ट निकाला, इनके खुद के ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स हैं। और यूरोपियन यूनियन चाहता है कि जो इनके स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल हो। बट क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, अलग अलग कंट्रीज अपने अपने
स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चीजें सेटअप करती है। आज की डेट में यूरोपियन यूनियन कुछ इस प्रकार की विचारधारा लेके चल रहा है कि हम एक डेमोक्रेसी हैं और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एक नॉन डेमोक्रेसी वाली कंट्री अटैक कर रही है। ये फॉर एग्जांपल रशिया अगेंस्ट यूक्रेन की बात कर रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये यूरोपियन कंट्रीज चाइना को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में रशिया और चाइना एक नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये पुश बैक कर रही हैं। रशिया को तो पुश बैक कर ही रही, चाइना को भी इनडायरेक्टली कर रही है। अब चाइना को किस हद तक इकोनॉमिक स्फीयर में पुश बैक कर पाएंगी, खासकर तब जब इनकी सप्लाई चेन्स का ओरिजिन चाइना में है, ये एक थोड़ा सा आप कह लो डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है। बट नो डाउट अब एक यूरोपियन सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू निकल के आ रहा है, जहां पे यूरोप के हिसाब से कुछ फ्रेंड्स है और कुछ एनिमीज है। अब प्रॉब्लम यहां पे ये यूरोप के साथ प्रॉब्लम क्या है? यूरोप के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तक इनका रीजन शांत था, इनके रीजन में पीस था, तो दुनिया में कहीं और भी लड़ाई चल रही हो इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता था। यमन में लड़ाई चल रही है, अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है, सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है, यूरोप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना? यूरोप यूरोप में तो शांति है ना, यूरोप में तो सब कुछ ठीक है ना, तो यूरोप को कोई फर्क नहीं पड़ा। दुनिया मर रही है, कोविड-19 फैल रहा है, अफ्रीका में लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, यूरोप को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको यूरोसेंट्रिक व्यू कहते हैं। मतलब हमारे देश में सब कुछ ठीक चल रहा है तो सब सही है, दुनिया भर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जब प्रॉब्लम इनके दरवाजे तक पहुंची, जब रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया, तो अब यूरोप वाले बड़बड़ा गए। अब यूरोप वाले चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया यूरोप को देखे, पूरी दुनिया यूरोप की इनसिक्योरिटी को समझे, पूरी दुनिया यूरोप की प्रॉब्लम्स को समझे। जब समय था तब यूरोप ने पूरी दुनिया की प्रॉब्लम को नहीं समझा, लेकिन अब यूरोप चाहता है कि इनकी प्रॉब्लम को सब समझे, तो कोई और दूसरा समझ नहीं रहा। अब दूसरा समझ नहीं रहा तो ये यूरोपियन फिर मल्टीलैटरलिज्म से दूर जा रहे हैं, यूरोपियनिज्म की तरफ जा रहे हैं। और इनका जो प्रेजेंट आप कह लो स्ट्रैटेजी है, उस हिसाब से वो कंट्रीज जो कि यूरोपियनिज्म की परिभाषा में सेट बैठेंगी उनको तो सपोर्ट करेंगे, बाकी सबको रिजेक्ट करेंगे। तो इंडिया आगे आने वाले समय में इस यूरोपियनिज्म के साथ कैसे अपने आप को सेटल करेगा, एसिमिलेट करेगा, ये एक चैलेंजिंग चीज है। मैं आपको एक बात बताता हूं, नो डाउट आगे आने वाले समय में चाइना के साथ भी यूरोप के रिश्ते खराब होंगे, रशिया के साथ तो हो ही रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में चाइना इंडिया के सामने अपॉर्चुनिटी भी है और लॉस भी। देखिए एक लिमिट से ज्यादा अगर इंडिया अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन करेगा, यूरोपियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा, तो हो सकता है यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ उतना इंगेज ना करे। लेकिन इंडिया इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकता है। रशिया चाइना को सेग्रीगेट करने के चक्कर में यूरोपियन यूनियन से बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उठेगी इंडिया के लिए। इंडिया के लिए वो कैश ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय पे सही काम करना, मौके पे चौका मारना, ये यहां पे इंडिया को करना चाहिए। इस यूरोपियन इंटरनेशनलिज्म को अपने हिसाब से सपोर्ट किया जाए, ये बहुत जरूरी है। चलो भाई आगे चलते हैं। स्टैम्प आउट दिस हेट स्पीच मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क। यहां पे क्या बात हो रही है? अभी रिसेंटली आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने नुपुर शर्मा को बहुत बड़ा भुला सुनाया। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस जज के अगेंस्ट बहुत बड़ा भुला आया, बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया। फिर यहाँ पे जो ऑथर है, मैं बता दूं, ये सारे जो भी व्यूज है ना, ये कॉलिन गोंजाल्विस नाम के एक सीनियर एडवोकेट के हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं। इनके व्यू पॉइंट बिल्कुल ही एंटी बीजेपी हैं, बिल्कुल ही एंटी सरकार है। तो बेसिकली सरकार, मोदी जी और बीजेपी इनकी इनडायरेक्ट तरीके से बुराई कर रहे हैं। मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ने वाला नहीं हूं। यहाँ पे मोहम्मद बुबैर और जो भी यहाँ पे ओवरऑल केंद्र की सरकार के ऊपर इल्जाम लगते हैं कि एजेंसी से गलत प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, सबको यहाँ पॉइंट आउट किया गया। और ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा कॉर्नेल गंजाविल्स बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उस जज को टारगेट कर रहा है जिसने नुपुर शर्मा को उल्टा सीधा बोला। यहाँ पे कॉलिन गंजाल्विस किस प्रकार से अपने व्यू पॉइंट को रख रहे हैं कि जब इस पर्टिकुलर जज ने नुपुर शर्मा को उल्टा सीधा सुनाया, तब एक फ्रीडम की विंड चली। ऐसा लगा कि जुडिशरी फ्री है केंद्र की सरकार के इन्फ्लुएंस से। मतलब बेसिकली ये जो पर्टिकुलर ऑथर है कॉन्जल गंजाल्विस, वो ये बता रहा है कि जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के कंट्रोल में आ चुकी है, इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर रही है, और जो काम करने की कोशिश करता है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो अब इस व्यू पॉइंट को देखे प्रोपोगेट नहीं किया जा सकता। ये बोल देना कि पूरी की पूरी जुडिशरी ही केंद्र सरकार के हिसाब से काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत ही ज्यादा बोल्ड और एक्सट्रीम व्यू पॉइंट है, और जो एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स लगते हैं उनसे आप मत सीखिए, ये मेरा आपको सजेशन है। बाकी आप पढ़ना चाहो तो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। फिर आगे बात करते हैं डेफिसिट डाउट्स, कंसर्न ओवर करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए क्या था कि अभी रिसेंटली करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। 2021-22 में करंट अकाउंट डेफिसिट 1.2% ऑफ जीडीपी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस साल 2022-23 में वो 3% ऑफ जीडीपी पे पहुंच सकती है। तो मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट के जो इंडिकेटर्स है वो भाई इंडिया के अंदर बिल्कुल ही हिले हुए हैं। ठीक है भाई, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट इज गेटिंग प्रॉब्लमेटिक। चलिए
फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि नहीं भाई, इतनी भी बुरी हालत नहीं है जितनी बुरी हालत आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इंडिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक क्रेडेंशियल्स हैं वो अभी भी हेल्दी हैं, ऐसा बोल रही है कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री। पिछले 6 हफ्तों में इकोनॉमिक रिस्क थोड़े कम हुए। अब गवर्नमेंट किस हिसाब से ये बोल रही? गवर्नमेंट ये बोल रही है कि देखो, जो आरबीआई है वो डॉलर्स के आउटफ्लो को कम करने की कोशिश कर रही है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन रहे इसकी कोशिश कर रही है। हमने इंटरेस्ट रेट हाइक किए, रेपो रेट को बढ़ा दिया, ये हमने किया। हमने ओवरऑल विंडफॉल टैक्सेस, बेसिकली एक्सपोर्ट के, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगाए। हमने गोल्ड के इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगाए। तो नो डाउट इससे हम बहुत हद तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। जी हाँ, थोड़ा बहुत तो देखो इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है, 7.01% पे आ गया है। और आगे आने वाले समय में सरकार यहां पे ये भी बोल रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में रिसेशन का डर है। अब इस रिसेशन के डर के चलते आगे आने वाले समय में जो पेट्रोलियम प्राइसेस है, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है, वो इंटरनेशनल मार्केट में गिरेंगे। अगर ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में गिरते हैं तो इससे क्या होगा? इससे ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो फिजिकल डेफिसिट है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल के अंदर आएगी। प्लस फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये भी बोलना है कि भले ही हमने पेट्रोल डीजल के ऊपर जो जीएसटी है, जो एक्साइज ड्यूटीज है, उनको कम किया है। जीएसटी मैंने गलती से बोल दिया, तो पेट्रोल डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है कम हुई, तो उससे गवर्नमेंटल रेवेन्यू कम होगा, लेकिन वो गवर्नमेंटल रेवेन्यू जीएसटी कलेक्शन से कंपनसेट हो जाएगा। कुछ जीएसटी रेट हाइक हुए हैं अभी, और ओवरऑल पिछले कुछ महीनों में जीएसटी का जो आप कह रहे हो कलेक्शन है वो भी बढ़ा हुआ नजर आ। तो सरकार के हिसाब से आगे आने वाले समय में जो गवर्नमेंटल रेवेन्यू है वो कंपनसेट हो जाएगा। कुछ अच्छी न्यूज भी है। जो इंडस्ट्रियल मेटल प्राइसेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कॉपर की बात करो, जिंक की बात करो, एल्यूमिनियम की बात करो, ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगा मिल रहा था। अभी पिछले 1 महीने में इनके दाम इंटरनेशनल मार्केट में काफी कम हुए हैं, तो एक अच्छी खबर है। इंपोर्टर्स को काफी आसानी होगी इससे। प्लस ओवरऑल अगर आप क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करो, जैसा कि मैंने बताया डेवलप्ड नेशन में रिसेशन आ रहा है, तो इस रिसेशन के चलते जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है इनको इंटरनेशनल मार्केट में कम किया जाएगा, वो भी इंडिया के फेवर में जाएगा। समझ गए बात को? फूड और एनर्जी प्राइसेस भी आगे आने वाले समय में थोड़ी स्टेबलाइज होंगी। मतलब भारत सरकार, और ये बातें कुछ हद तक सही भी हैं, भले ही भारत सरकार के सामने करंट अकाउंट डेफिसिट की जो प्रॉब्लम है वो सीवियर है, लेकिन जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है उनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी को थोड़ा रिस्पाइट यहां पे डेफिनेटली मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के ऊपर और एक्साइज ड्यूटी कट्स करने पड़े, ओवरऑल और हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़े, ठीक है ना। मार्केट में जो रेपो रेट है वो बढ़ाना पड़े। देखिए, रेपो रेट एक लिमिट से ज्यादा सरकार नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना वो धीमी हो जाती है। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए अगर हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को धीमे कर देंगे तो हमारी जीडीपी ग्रोथ रुक जाएगी, और हमारी जीडीपी ग्रोथ रुक जाएगी तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो यहां पे क्या कैसे होगा? सरकार एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट दिखा रही है, इकोनॉमिस्ट कुछ हद तक एक निगेटिव व्यू पॉइंट दिखा रहे हैं। लेट्स सी इकोनॉमी किस तरफ जाएगी, अगले आने वाले 6 महीनों में थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट, मंकी पॉक्स केसेस इन इंडिया। इंडिया का पहला लेबोरेटरी कंफर्म केस अभी मैंने थोड़ी देर पहले करंट अफेयर्स में आपको बताया था। यूके में सबसे पहले 6 मई 2022 में अफ्रीका के बाहर का पहला मंकी पॉक्स केस रिपोर्ट हुआ था। 63 कंट्रीज में फैल चुका है। यूरोप में 8,238 केसेस निकल के आए हैं, किसके? मंकी पॉक्स के। यूएस में 1,470 केसेस, लगभग 12-14 जुलाई के लगभग तक, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो अब तक हिस्ट्री में एक साल में 100 से ज्यादा लोगों को मंकी पॉक्स इफेक्ट किया हो, ये केवल कॉन्गो में हुआ था, अफ्रीका में। लेकिन अब यूरोप यूएस में बहुत तेजी से हो रहा है। कुछ रेव पार्टीज हुई जहां पे एमएसएम यानी मेन और मेन का सेक्स ज्यादा हुआ, स्पेन बेल्जियम में। उसके बाद तो ये जो पर्टिकुलर केसेस है मंकी पॉक्स के बहुत तेजी से फैल गए। स्पेन में 2000 से ज्यादा केसेस, यूके में 1700, जर्मनी में 1556, यूएस में 1470। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 1970 में पहला केस आया था। उसके बाद से मंकी पॉक्स अफ्रीका में रहा है एंडेमिक, लेकिन अब तो ये पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो ये पूरी दुनिया में फैल रहा है, इससे कुछ बातें डिस्टर्बिंग निकल के आ रही। पहली चीज तो ये है कि जो वायरस है वो तेजी से म्यूटेट कर रहा है। पुराना जो वायरस का वर्जन है शायद इसका कोई अपडेटेड वर्जन आ गया है, उसके चलते ये जो मंकी पॉक्स वायरस है वो तेजी से फैल रहा है। ठीक है, पहली बात तो तेजी से फैल रहा है। डीएनए सैंपल ऑफ सीमेन, सलाइवा, यूरिन, रेक्टल स्वाब्स में ये पर्टिकुलर वायरस पाया गया। अगर इसका वायरल लोड ज्यादा है तो ये बहुत तेजी से इन्फेक्शन को फैला सकता है। क्लोज सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ओवरऑल ये मंकी पॉक्स के केसेस फैलते हैं, और वुमेन में भी कुछ केसेस पाए गए हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेन टू मेन सेक्स के थ्रू ही ये मंकी पॉक्स फैलेगा, मेन टू वुमेन सेक्स के थ्रू भी फैल सकता है, और वो अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी। आप समझ सकते हो कि इससे जो मंकी पॉक्स के जो केसेस फैलने का रेट है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो इन सब चीजों को मॉनिटर करने की जरूरत है। जिस
एलैक्रिटी से हमने कोरोना को हैंडल किया था, उस एलैक्रिटी से यहाँ पे मंकी पॉक्स के केसेस को भी हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि ये भी एक वायरस है और वायरस म्यूटेट करता है और म्यूटेटेड वर्जन खतरनाक हो सकते हैं। जैसे कि ओमिक्रॉन वर्जन कोरोना का बहुत तेजी से फैला, उसी प्रकार से मंकी पॉक्स का म्यूटेटेड वर्जन भी बहुत तेजी से फैल सकता है। तो इस बात को यहाँ पे कंसीडर करके अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स डिस्कशन को मैं यही खत्म करता हूं, चूंकि आज सैटरडे था तो ज्यादा न्यूज है नहीं। आई होप आपको मजा आया लेक्चर में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप आपको इन लेक्चर्स में मजा आ रहा हो। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।